सबा का चेहरा चादर से घूंघट में छुपा हुआ था और वो बुरी तरह से सिसकियों से रो रही थी। लेकिन इस वक्त 17 साल लड़की पर किसी को भी रहम नहीं आ रहा था। वो पूरी की पूरी कपकपा रही थी जब मौलाना साहब ने उसे तीसरी बार पूछा, सबा बिन्नत फयाज अहमद क्या साजिद हुसैन शाह सिक्का रायचुल वक्त हक महर 5,000 में निकाह कबूल है। इस बार भी सबा ने इकरार नहीं किया, लेकिन साजिद हुसैन शाह की गजबनाक नज़र फयाज अहमद पर जाकर टिकी थी, जो कि इस वक्त बुरी तरह से कपकपा रहा था। छरियों से भरे चेहरे पर आंसू तवातर से बह रहे थे। उसने सबा के कानों पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम्हारे बाप की इज्जत का सवाल है। सबा कहो कि तुम्हें कबूल है अपने बाप की इज्जत रखने के लिए। सबा ने रोते हुए कहा था उसे ये निकाह कबूल है। जैसे इजाबो कबूल हुआ, साजिद हुसैन शाह बड़े गुस्से से खड़ा हुआ था और उसने सबा की नाजुक कलाई पकड़ी और उसे खड़ा किया। इससे पहले कि वो बेदर्दी से उसे अपने साथ लेकर जाता, फयाज अहमद उसके सामने आ गया और कहने लगा, देखो मेरी ये बच्ची बेकसूर है, इसके साथ कोई ज्यादती मत करना। साजिद हुसैन शाह कहने लगा, मेरे लिए तुम्हारी बेटी सिर्फ बदले का सामान है, इसलिए मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। पूरी बरादरी में जिल्लत मुझे उठानी पड़ी है, इसका खमियाजा यही भुगतेगी। और पंचायत के फैसले को मद्देनजर रखते हुए तुम पूछने का हक नहीं रखते, तो मुझसे अपनी बेटी के मामले में कोई सवाल नहीं करोगे। समझो कि आज के बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए मर गई। ये न समझना कि उसकी रुखसती हो रही है, ये समझो कि उसका जनाजा उठ रहा है। बड़े गजबनाक लहजे में ये कहता वो सबा की कलाई को पकड़े फयाज अहमद के घर से बाहर निकला था। अपनी जीप का दरवाज़ा खोला और सबा को धकेलने के अंदाज में गाड़ी में बिठाया और दूसरी जानिब से खुद बैठ गया। जीप की पिछली नशिस्तों पर उसके गार्ड्स बंदूकें ताने चुकन्ने खड़े थे। कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हुई और धुआं उड़ाती हुई बड़ी तेज स्पीड में हवेली की जानिब बढ़ रही थी। क्या कुछ नहीं सोचा था साजिद हुसैन ने। अपना कमरा उसने गुलाब के फूलों से सजा रखा था, क्योंकि मनचाही लड़की को अपनी बीवी बनाकर लाना चाहता था। आज की रात उसने बेसब्री से इंतज़ार किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐन निकाह के मौका पर उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। कोई लड़की उसके साथ इस तरह का मजाक भी कर सकती है। साजिद हुसैन के साथ उसके सामने कोई माई का लाल आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता था। पूरा गांव साजिद हुसैन के गुस्से के सामने कांपने लगता था। उसकी एक धारदार आवाज़ पर गांव वालों के दिल दहल कर रह जाते थे और एक मामूली सी लड़की, जिसे उसने अपनी इज्जत बनाने के बारे में सोचा था, वो उसके मुंह पर जिल्लत का तमाचा मारकर जा चुकी थी। लेकिन वो कोई मामूली इंसान नहीं था जो एक लड़की के ठुकराए जाने पर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता और खाली हाथ लौटता। सबा की सिसकियाँ उस वक़्त उसे ज़हर लग रही थीं। वो कहने लगा, चुप हो जाओ लड़की, क्या समझते थे तुम लोग कि तुम्हारी बहन अगर भाग जाएगी तो साजिद हुसैन खाली हाथ लौट आएगा, पूरी बरादरी के सामने अपनी नाक कटवाएगा। देख लो, मैं दुल्हन लेने तुम्हारे घर आया था और दुल्हन लेकर ही लौटा हूँ। साजिद हुसैन शाह को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, और ये भी मत भूलना कि तुम्हारी इस बहन को मैं छोड़ दूंगा। उसका ऐसा इबरतनाक अंजाम करूंगा कि गाँव की कोई भी लड़की दोबारा से भागने की हिम्मत नहीं करेगी। भागने के नाम पर तुम्हारी बहन का अंजाम सोच कर ही कांपेगी। उस वक़्त सबा की हालत ऐसी थी कि काटो तो लहू ना निकले। वो ज़ब्त के मराहिल से गुज़र रही थी, चाहती थी कि अपनी सिसकियों को रोक ले, अपने बहते आँसुओं को यहीं थमने पर मजबूर कर दे, लेकिन बेइख्तियार थी। कुछ घंटे पहले उसे सोचा भी नहीं था कि उस पर इतनी बड़ी क़यामत टूट पड़ेगी। वो बैठी ये सोच रही थी कि उसने गलती कहाँ की थी। वो तो सोमो सलात की पाबंद थी, पर्दा करती थी, कभी किसी गैर अजनबी को उसने नहीं देखा था और यही कोशिश करती आई थी कि कोई उसे भी ना देखे। फिर इतनी बड़ी ज़्यादती उसके साथ कैसे हो सकती थी और क्यों कर हो रही थी? उसने तो कभी अल्लाह की नाशुक्री नहीं की थी, कभी कोई गुनाह नहीं किया था, बदनज़री भी नहीं की थी। फिर ये जलाद सिफ्त इंसान क्यों उसकी शख्स किस्मत का हाकिम बन बैठा था? गाड़ी जैसे ही हवेली में दाखिल हुई तो हवेली सजी हुई थी। अंदर ढोल की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि साजिद हुसैन शाह के घर की ख़वातीन बारात के साथ नहीं गई थीं, क्योंकि उनके घर में ये रवाज नहीं था। ख़वातीन घर में ही दुल्हन का इंतज़ार करती थीं, वहीं खुशियाँ मनाई जाती थीं। सिर्फ मर्द ही जाते हैं बारात लेकर और दुल्हन को रुखसत करवा कर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही जीप बड़ी तेज़ी से हवेली में दाखिल हुई, एतराफ़ में खड़े ढोल वालों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। मुलाज़िमीन ने भंगड़ा डालना शुरू कर दिया, जबकि साजिद हुसैन शाह की गज़बनाक धाड़ पर सब कुछ बंद हुआ था। मौत जैसा सन्नाटा छाया था। गाड़ी में बैठी घूंघट में लिपटी हुई सबा पूरी की पूरी कांप गई थी। साजिद हुसैन कहने लगा, बंद करो ये ढोल, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, मेरे अरमानों का कत्ल हुआ है।
कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाएँगी यहाँ पर, कोई फूल नहीं निछावर किए जाएँगे। सुन रहे हो तुम लोग? मुलाज़िमीन तो अपना साँस रोक के खड़े थे। यूँ तो घर की ख़वातीन कभी भी बैरूनी जानिब झाँकने की हिम्मत नहीं रखती थीं, लेकिन इस वक़्त लाउंज का दरवाज़ा खुला था। बीजान सर पर सफ़ेद चादर ओढ़े बाहर आई थी ताकि ये पता लगा सके कि आखिर किस्सा क्या हुआ है। घर की बड़ी थी, बुजुर्ग थी, साजिद हुसैन की दादी थी। बाहर आई तो साजिद हुसैन को गुस्से से बफरा हुआ देखा तो मुतफक्किर हुई थी। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछती, बंगले में दूसरी गाड़ियां भी दाखिल होने लगी। साजिद हुसैन के वालिद, ताया और उसके कजिन सब गाड़ियों से नीचे उतर रहे थे। बीजान कहने लगी, इसे किस चीज़ का गुस्सा आया है? क्या हुआ है? क्या फयाज ने तुम लोगों की इज्जत और एहतराम में कोई कमी छोड़ी है? या उस कलमुहे ने खाना ठीक से नहीं बनाया? अरे 20 लाख की रकम भिजवाई थी मैंने उसे कि बारातियों के इस्तकबाल में कोई कमी ना हो। जैसा पोता था वैसी ही दादी थी, गरजते हुए बोली थी। जब हुसैन शाह उनके सामने आकर खड़ा हो गया, एक गहरी सांस ली और कहने लगा, अम्मा जान, इस्तकबाल में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन लड़की भाग गई थी। ये सुनना था कि बेजान की रंगत उड़ी थी। कहने लगी, ऐसे कैसे भाग गई? अरे उसने क्या अपनी मौत को दावत दी है? और अगर लड़की भाग गई तो ये कौन है? जीप में बैठी सबा की तरफ बेजान ने इशारा करके पूछा। हुसैन शाह कहने लगा, आपको तो पता है ना साजिद हुसैन का उसकी छोटी बहन से निकाह करके ले आया है। ये सुनना था कि बीजान ने अपना हाथ अपने खुले हुए मुंह पे रखा। कहने लगी, ये क्या गजब कर दिया साजिद ने, मासूम 17 साल लड़की से निकाह करके आ गया। बहरहाल खातून मुलाजिमा को बीजान ने आवाज़ लगाई और फ़ौरन उनकी खिदमत में पेश हो गई। बीजान कहने लगी, दुल्हन को अंदर ले आओ। सबा यूँ थी जैसे बेजान मुजस्समा हो चुकी हो। अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचकर सबा की रूह तक कांप रही थी कि पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करेंगे। मुलाजिमा के साथ वो कदम उठाती हुई हवेली के अंदर दाखिल हुई, जहाँ पर घर के तमाम मर्द और ख़वातीन मौजूद थीं। अपनी चादर उससे लाउंज में लगी तेज भड़की रोशनी में सबके चेहरे कुछ धुंधले से नजर आ रहे थे। सब ख़वातीन हैरत की तस्वीर बनी खड़ी थीं। इतनी बड़ी जुर्रत कोई लड़की कैसे कर सकती है, जिसे साजिद हुसैन ने इज्जत देनी चाहिए और वो उसे ठुकरा कर घर से भाग जाए। घर से भाग जाने का उसने सोचा तो सोचा कैसे? इतना बड़ा कदम उठाया कैसे, वो भी फयाज अहमद की बेटी ने, जो कि गांव की मस्जिद का इमाम था और उसकी दूसरी बेटी उस घर की इज्जत बनकर आई थी। कोई भी उसे इज्जत देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बीजान ने कहा कि बड़ी बहू, इसे मेरे कमरे में छोड़ कर आओ, ये मेरे कमरे में रहेगी। जब तक कि बीजान की बात अभी मुकम्मिल भी नहीं हुई थी कि साजिद हुसैन की धारदार आवाज़ पूरी हवेली में गूंजी थी। वो कहने लगा, नहीं बीजान, ये आज रात मेरे कमरे में जाएगी। और इस मामले में मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। बीजान का भी लहजा बुलंद हुआ था। वो कहने लगी, साजिद हुसैन, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो और किसकी बात का इख्तलाफ कर रहे हो। आज तक तुम्हारे बाप और चचा की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने नजरें उठाएं, और तुम मुझसे ऊंचे लहजे में बात कर रहे हो, मेरी बात से इनकार कर रहे हो। क्या तुम्हारी नस्ल में मेरी और मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है? साजिद कहने लगा, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ बीजान, मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ। इसलिए मेरे और इस लड़की के बीच में मत आए। जो भी आज मेरे और इस लड़की के बीच में आया, मैं उसका लिहाज हरगिज़ नहीं करूँगा। हुसैन से अपनी वालिदा के पास आया, वो भी गुस्से में भफरी हुई थी। उसने माँ का हाथ पकड़ा और उनके कमरे में ले गया। कहने लगा, अम्मा जान, आप इस वक़्त शेर के मुँह में हाथ देने के बारे में ना सोचें। उसे होश नहीं है, बहुत ज़िल्लत बर्दाश्त की है उसने, पूरी बरादरी के सामने धोखा हुआ है हमारे साथ। उस लड़की के साथ वो जो करे, वो कम है। इस वक़्त आप कुछ ना कहें तो बेहतर होगा। बाकी मेरा आपसे वादा है कि साजिद आपसे अपने रवैये की माफ़ी ज़रूर माँगेगा। बीजान कहने लगी, उस लड़की का कोई कसूर नहीं है, कसूर उसकी बहन का है और उसे हम पूरी सज़ा देंगे। वो कहने लगा, जब वो मिलेगी तो उसे इबरतनाक अंजाम देना पड़ेगा, वरना हर लड़की हमारे सामने सर उठाएगी और यही हरकत करेगी। लेकिन बख्शी लड़की भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर एक बहन भागेगी तो दूसरी बहन का हाथ भी उसमें ज़रूर होता है। वो लड़की अकेली इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकती थी। हुसैन शाह की बात सुनकर बेजान कहने लगी, तुम्हें पता है तुम किसके बारे में ये बात कर रहे हो? ये मौलवी फयाज की बेटी है, छोटी बेटी, हाफिज़ कुरान है, बापर्दा लड़की है। मैं जानती हूँ कि ये ऐसी नहीं। उसकी बड़ी बेटी वैसे भी अपने बाप की एक नहीं सुनती थी। मुझे तो वो शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन साजिद की जिद की वजह से मैं चुप हो गई। हुसैन शाह कहने लगा, अम्मा जान, आप आराम करें, अपना बीपी हाई ना कर लीजिएगा, बाकी हम सब हैं ना, हम संभाल लेंगे।
बाहर लाउंज में खड़ी घूंघट निकाले सबा की सिसकियां हवेली में सारी खवातीन सुन रही थीं। फिर बड़े नागवार अंदाज से बड़ी बेगम ने उसके हाथ की कलाई पकड़ी और उसे साजद हुसैन के कमरे में ले जाने लगी। एक एक कदम सबा पर भारी गुजर रहा था। पता नहीं वो शख्स उसके साथ क्या सलूक करता, उसके साथ कैसे पेश आता। वो कुछ भी तो नहीं जानती थी। उसका दिल इस वक्त जोर शोर से धड़क रहा था। खौफ के मारे उसका रवां रवां कांप रहा था। जब उसे एक बहुत बड़े कुशादा से कमरे में ले जाया गया, गुलाबों की मसरूर कुन खुशबू उसके नाक से टकराई थी। चादर की दूसरी तरफ उसे गुलाब ही गुलाब नजर आ रहे थे। जानती थी कि आज कमरे की सजावट उसकी बहन के लिए की गई थी। बड़ी बेगम उसे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी और सपा की हालत इस वक्त ये थी जैसे उसकी जान निकल जाएगी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बहन राबिया इतना बड़ा कदम उठा लेगी। हालांकि वो राबिया से बहुत मोहब्बत करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करती थीं। बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी। हालांकि राबिया उससे 5 साल बड़ी थी, लेकिन थी दोनों बहनें, इसलिए आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत था। फ़ियाज़ अहमद ने अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत की थी। वो ज़्यादा अमीर नहीं थे, ज़िंदगी गुर्बत में ही कटी थी, लेकिन फिर भी कभी बेटी की पैदाइश पर नाशुक्री नहीं की थी, क्योंकि जानते थे कि बेटी की परवरिश करना और उनसे प्यार करना और मोहब्बत से पेश आना उन्हें जन्नत में ले जाएगा। बेटा ना होने पर कभी भी उसने लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया था। बहुत बाइखलाक किस्म के इंसान थे, लेकिन राबिया और सबा में बहुत फ़र्क था। सबा को शुरू से ही कलाम पाक पढ़ने से बहुत लगाव था। यही वजह थी कि वो बहुत जल्द हिफ्ज़ करने लगी, लेकिन राबिया को जल्दी कलाम पाक याद नहीं होता था, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देती थी। उसकी दिलचस्पी दूसरी चीज़ों में ज़्यादा थी। उसके घर में टीवी तो नहीं था, अलबत्ता पड़ोस में मौजूद था। इसलिए अपने अब्बा से नज़रें बचाते हुए वो सहेली से मिलने का बहाना करके पड़ोस में चली जाती। वहाँ जाकर टीवी पर ड्रामे देखती और घर आकर अपनी सारी बातें सबा को बताती कि तुम तो पूरा दिन मदरसे में गुजार देती हो, तुम्हें क्या पता दुनिया क्या है। वो कहती है, मुझे नहीं जानना, मुझे कलाम पाक पढ़ने में ही सुकून मिलता है। बहुत कम उम्र में सबा ने कलाम पाक हिफ्ज़ कर लिया और नमाज भी बड़ी पाबंदी से पढ़ती थी और उसके बाद स्कूल में भी दाखिला लिया। लेकिन जैसे ही 10 साल से ऊपर की हुई, उसने निकाब करना शुरू कर दिया। कहती थी, मुझे पर्दा करना अच्छा लगता है। फिर घर का माहौल भी था, इसलिए अपनी वालदा को देखा देखी उसने बुर्का भी पहनना शुरू कर दिया। अलबत्ता राबिया इन चीज़ों से बहुत चिढ़ती थी। बाहर जाते हुए तो वो भी बुर्का पहनती, लेकिन स्कूल जाते हुए नहीं। वो खूबसूरत बहुत थी। एक बार सुबह स्कूल से वापस आई तो उसका कमरा बंद था। घर के अंदर 2 ही कमरे थे और एक ड्राइंग रूम। एक कमरा उसके वालिदैन का और एक दोनों बहनों का। उसने दरवाजे को दस्तक दी, क्योंकि थकी हुई स्कूल से आई थी, कपड़े भी तब्दील करने थे। दरवाज़ा बड़ी देर बाद राबिया ने खोला। जब खोला तो चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था। ये देखकर सबा बहुत हैरान हुई, कहने लगी, आपा ये क्या किया है आपने? क्या आप कहीं जा रही हैं? वो कहने लगी, अगले हफ्ते मेरी सहेली की शादी है, इसीलिए मेकअप की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन तुम्हें तो पता नहीं, चैन ही नहीं है, दरवाजे को यूं पीट रही हो जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। सबा जब कमरे के अंदर आई तो फैंसी जोड़े बेड पर बिखरे पड़े थे। सबा कहने लगी, आपको अब्बा तो ऐसे कपड़े नहीं ला कर देते, ये कपड़े कहाँ से आए? राबिया कहने लगी कि मेरी दोस्त के ही हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ अब्बा को तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। पता है तुम्हें, ये मुझे फोसिया ने दिया है, कह रही थी मेरी शादी होने वाली है और अब मैं कपड़े नहीं पहनूंगी। राबिया बड़ा खुश होकर बता रही थी। कहने लगी, उसके अब्बा मेहंदी, शादी, ढोलकी सब रख रहे हैं। अरे हमारे अब्बा जो कहते हैं कि सादगी से शादी करके अपनी बेटियों को रुखसत कर दूंगा, भला ये भी कोई बात हुई? शादी तो ऐसे मालूम नहीं होती है। सबा कहने लगी, अब ये तो सब फजूल की रस्में हैं, इन पर पैसा क्यों खर्च करें? राबिया ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, तुम तो बस चुप ही रहो, अब्बा की चमची हो तुम। फिर कहने लगी, तुम चलोगी मेरे साथ शादी पर? सबा कहने लगी, मेरे तो पेपर हैं, मैं नहीं जाऊंगी। सबा के 10वीं के पेपर थे और उसका स्कूल में दाखिला तब करवाया जब वो हिफ्स कर चुकी थी, इसलिए क्लास में सबसे ज़्यादा उम्र में वही थी। 17 साल की उम्र में वो मैट्रिक में थी। मेरे हाल फिर शादी की रस्में भी शुरू हो गई। राबिया तैयार होकर बुर्का पहनकर निकाब करके जाती थी, इसलिए किसी को पता नहीं होता था उसने क्या पहना और कैसी लग रही है। कमरे ही से तैयार होकर बुर्का पहनकर अपनी अम्मा से कहने लगी, मैं फौजिया की शादी में जा रही हूँ। उसकी वालदा कहती कि जल्दी आ जाना। वो जानती थी कि राबिया की फौजिया से बहुत अच्छी दोस्ती है, इसीलिए उसे ज़्यादा रोका टोका नहीं था। फ़याज़ अहमद ने भी बेटियों पर बेजा पाबंदियाँ तो नहीं लगाई थीं, हाँ, लेकिन कभी छूट भी नहीं दी।
رابعہ فوزیہ کی مہندی پر ڈھولک کی تھاپ پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی ساری سہیلیاں پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئیں، لیکن اسے تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ پہلے تو ساری خواتین حسین میں موجود تھیں، ہلہ گلہ کر رہی تھیں، لیکن اس کے بعد سب خواتین ایک طرف کھڑی ہو گئی تھیں، کیونکہ گاؤں کے جاگیردار اور ان کا بیٹا شادی پر موجود تھا۔ وہ اندر بھی آ چکے تھے۔ حالانکہ فوزیہ کے چھوٹے بھائی نے آواز بھی لگائی، لیکن وہ اپنے ناچنے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے آس پاس کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ ناچتے ناچتے جھومتے جھومتے کسی سے جا ٹکرائی تھی۔ لگتا تھا کہ ابھی گر جائے گی، لیکن کسی کی باہوں کے حصار نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ جب رابعہ کی نظریں سامنے کھڑے شخص پر پڑی جس کی باہوں میں وہ مقید ہو چکی تھی، تو بری طرح سے گھبرائی تھی، کیونکہ وہ جاگیردار کا بیٹا ساجد حسین شاہ تھا، جو اسے بڑی ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رابعہ نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر سے پیچھے کیا اور پھر اندر کی طرف دوڑ گئی۔ جا کر فوزیہ اور دوسری سہیلیوں کو کہنے لگی، کیا تم لوگ مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ اس کی سہیلیاں ہنس رہی تھی، کہنے لگی، تمہیں ہوش ہی کب ہوتا ہے؟ تم تو جب ناچتی ہو تو بس آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتی۔ سب کو لگا کہ بات یہیں پر آ کر ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سلسلہ تو جیسے چل نکلا تھا۔ ایک بار وہ باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی۔ رابعہ بری لڑکی نہیں تھی، بس شوخ مزاج تھی۔ ابھی بھی کمر پر دوپٹہ ڈالے درخت پر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی سہیلیاں کہہ رہی تھی، رابعہ وہ جو بیچ میں ہے نا، وہ والی کھیری توڑ کے دو۔ رابعہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے۔ کہتے کہتے وہ کافی اوپر تک چڑھ گئیں۔ کافی بڑا اور گھنا درخت تھا، وہ کھیریاں توڑ توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی، اور اس کی سہیلیاں وہ ساری کھیریاں اٹھا اٹھا کر اپنے دوپٹوں میں بھر رہی تھیں کہ اچانک اسے وہاں پر درختوں کے بیچوں بیچ گرگٹ نظر آ گیا، جو کافی بڑا تھا اور سرخ اور ہارے رنگ کا تھا۔ یہ دیکھ کر رابعہ چلانے لگی۔ وہیں باغ میں ساجد حسین بھی موجود تھا، جو ایک لڑکی کی نسوانی چیخیں سن کر اس طرح جانے لگا۔ یہ باغ اس کا تھا اور بنا اجازت کے وہ لڑکیاں چوری چھپے کھیریاں توڑنے کے لیے آئی تھیں۔ جب ساجد حسین کو وہاں آتے دیکھا تو ساری لڑکیاں باغ سے باہر بھاگ گئیں، لیکن جہاں پر رابعہ درخت پر چڑھی ہوئی تھی، وہ گرگٹ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے نیچے اترے۔ اوپر سے سامنے سے گرگٹ کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چلائے جا رہی تھی۔ جب ساجد کی نظر اس حسین دلربا پر پڑی جو کرم دین چاچا کی بیٹی کی مہندی پر اس کا سکھ چین چھین کر چلی گئی تھی، وہاں پر مالی بھی موجود تھا۔ رابعہ کو دیکھ کر کہنے لگا، او تو رابو ہے نا، امام صاحب کی بیٹی، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ باپ تیرا یہاں پر نیکی کے درس دیتا ہے اور تو چوری کر رہی ہے، بنا اجازت کے شاہ صاحب کے باغ کے پھل توڑ رہی ہے۔ مالی غصے سے بولا تھا، لیکن ساجد نے اسے کہا، تم یہاں سے جاؤ، یہ میری مجرم ہے، اسے سزا بھی میں دوں گا۔ وہ مالی وہاں سے جا چکا تھا۔ رابعہ کو گھبراتا دیکھ کے کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں لڑکی؟ وہ کہنے لگی، گرگٹ ہے، میری طرف بڑھ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز صاحب جی میری مدد کر دیں۔ اس نے ملتجی لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ ساجد حسین نے اپنی شال اتار کر ایک طرف رکھی اور درخت پر چڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ سامنے گرگٹ کو دیکھ کر اسے ٹہنی کو ذرا سا ہلایا تو وہ گرگٹ دوسری جانب چلا گیا۔ تب جا کر رابعہ کا سانس بحال ہوا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ رابعہ کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا، اب تمہیں نیچے اتارنے میں تمہاری مدد کر دوں؟ رابعہ نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا اور بڑی احتیاط سے اس نے نیچے بھی اتارا تھا۔ جیسے وہ نیچے اتری کافی شرمندہ شرمندہ تھی۔ کہنے لگی، صاحب جی میں یہاں نہیں آ رہی تھی، وہ میری سہیلیاں ہیں نا، مجھے کھینچ کر لائی تھی، کہتی تھی کہ کھیریاں توڑ کر دو، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں بالکل بے قصور ہوں۔ رابعہ نے بڑی معصومیت سے اپنی صفائی پیش کی، پھر اپنی کمر سے دوپٹہ کھول کر خود پر پہننے لگی، کیونکہ ساجد حسین کی تیکھی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ کہنے لگا، چوری تو تم نے کی ہے۔ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف آ رہا تھا اور وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اللہ پاک کی قسم میں نے ایک بھی کھیری نہیں لی، آپ میرے ہاتھ دیکھ لو، ایک بھی نہیں ہے۔ اس نے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، اس دن کرم دین چاچا کی بیٹی کی مہندی والے دن بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اسی دن تم نے میرا دل چرا لیا تھا۔ رابعہ حیران تھی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جاگیردار کا بیٹا اس سے یوں اظہار محبت کرے گا۔ رابعہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور باغ سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی، لیکن گھر جا کر کسی کو یہ نہیں بتایا۔ رابعہ کی بچپن ہی سے اپنے خالہ زاد سے بات طے تھی، اسے اپنا منگیتر بہت پسند بھی تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن ساجد حسین کو جیسے وہ لڑکی بھاگ آئی تھی، اور ایسا کیسے ممکن تھا کہ اسے چھوڑ دیتا؟ ویسے اپنے گھر میں وہ بڑا تھا، گھر میں دادی کے بعد اسی کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ بہت جلد ہی اس نے اس جاگیردارانہ نظام کو سنبھال لیا تھا۔ اب تو جیسے ہی سلسلہ چل نکلا، جہاں بھی ساجد حسین رابعہ کو کھیتوں میں آتے جاتے دیکھتا تو اپنی گاڑی روک لیتا اور اسے کہتا، بیٹھو،
मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लेकिन वो उसके इरादों को भाँप गई थी, इसीलिए साफ इनकार कर देती थी। वो कहती कि आप मेरा रास्ता मत रोका करें। वो कहने लगा क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। राबिया ने कहा देखिए मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, इसीलिए मेरा पीछा छोड़ दें। साजिद हुसैन कहने लगा मोहब्बत बाद में कर लेना, मैं वैसे भी तुमसे शादी का इरादा रखता हूँ, और अच्छी बीवियां शादी के बाद ही अपने शोहर से मोहब्बत करती हैं। राबिया ने गहरी सांस ली और अपने हाथ बांध कर उसके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी देखिए मेरी बात गौर से सुने, बस जितना जल्दी हो सके इसे अपने जहन में बिठा लें। मैं अपने हालत साथ जमाल को पसंद करती हूँ और बचपन से मेरा रिश्ता तय है। हम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी भी मेरी वहीं होगी। साजिद हुसैन ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया और राबिया के सामने खड़ा हो गया। वो कहने लगा क्या कहा तुमने राबिया? उसके गजबनाक लहजे को सुनकर कुछ घबरा गई। वो कहने लगा जो चीज़ साजिद हुसैन को पसंद आ जाए फिर वो उसी की हो जाती है। आज ही मेरा बाप और मेरे चचा तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आएंगे तुम्हारे बाप से। कैसे इस रिश्ते पर इकरार करवाना है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरी उजला अरूसी में आओगी तो अपने दिल से अपनी कसन की मोहब्बत को खरोंच कर फेंक कर आना। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी के दिल में कोई और बसता हो। राबिया कहने लगी ये क्या ज़बरदस्ती है, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। इससे आगे कि वो कुछ कहती, साजिद हुसैन उसके मुंह पे हाथ रख चुका था। वो कहने लगा तुम्हारा इनकार तुम्हारे घर वालों को तबाह करके रख देगा। सोच समझ कर बात करो कि तुम बात किसके साथ कर रही हो। मैं गांव का कोई और नौजवान नहीं जिसे जो चाहो कह दो। जागीरदार हुसैन शाह का बेटा ये कहकर दोबारा गाड़ी में बैठकर धुआं उड़ाता हुआ वहां से जा चुका था। राबिया अब सही मानों में परेशान हो गई थी। साजिद हुसैन ने सिर्फ कहा नहीं था, शाम को ही उसके वालिद और चचा फयाज अहमद के घर पर मौजूद। राबिया कमरे में बैठी उंगलियां चटखा रही थी, वो बेहद परेशान थी और सबा उसी को देख रही थी। वो कहने लगी आपा क्या हुआ है, परेशान क्यों हो? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद ही उसके वालिद और वालदा कमरे में आए और कहने लगे जागीरदार अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग रहे हैं। राबिया ये सुनकर खड़ी हो गई और कहने लगी अब्बा आप जानते हैं ना कि मेरा रिश्ता तय है और मैं जमाल के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर फयाज अहमद ने कहा मैं इनकार कर चुका था लेकिन वो लोग धमकियां दे रहे हैं कि ज़मीन वापस ले लेंगे, ये घर वापस ले लेंगे, हमारा जीना तो भर कर देंगे। मैंने तो कभी तुम लोगों को बिना पर्दे बाहर नहीं निकाला, तो कैसे जागीरदार के बेटे की तुम पर नजर पड़ गई? ये बात सुनकर राबिया की नजरें झुकी थीं। मेरे ख्याल गलती तो उससे हुई थी। घर से वो निकाब वाली चादर पहनकर जाती थी, लेकिन बाग में जाकर उतार कर एक तरफ रख देती थी। और आज उसकी बेपर्दगी ने उसे ये वक्त दिखाया था। उसने हाथ छोड़कर अपने बाप के सामने कहा अब्बा मुझे ये शादी नहीं करनी। लेकिन फयाज अहमद मजबूर थे। वो कहने लगे मैं बेघर हो जाऊंगा, इसलिए तुम्हें यही शादी करनी पड़ेगी। दोनों मियाँ बीवी आंसू साफ कर रहे थे। राबिया रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन फ़ायदा नहीं था क्योंकि जागीरदार हुसैन शाह अपने बेटे से उसका रिश्ता तय करके ही गया था। लेकिन जैसे ही ये खबर जमाल और उसके घर वालों तक पहुंची वो फयाज अहमद के घर आ गए। कहने लगे भाई साहब बचपन से ही आपने बच्चों का रिश्ता तय किया हुआ था और एकदम से इनकार कर दिया। जमाल अपने वालिदैन के साथ आया था, बात जमाल के वालिद ने शुरू की थी। फयाज अहमद कहने लगे मैं बेहद मजबूर हूँ, तुम तो जानते हो ना उन जागीरदारों को, उनके सामने हम जैसों की नहीं चलती और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बच्ची की बदनामी हो जाए, क्योंकि ये लोग उसे बदनाम करके रख देंगे। मेरा इनकार मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना कर रख देगा। मैं बहुत परेशान हूँ। जमाल के माँ बाप तो ये बात समझ गए, लेकिन जमाल अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना ही नहीं चाहता था। इसीलिए कब उन दोनों ने भाग जाने का प्लान बनाया, किसी को खबर तक न होने दी। शादी वाले दिन ही उसने अपना कमरा बंद कर लिया। कहने लगी मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, लेकिन उस कमरे की खिड़की पिछली जानिब खुलती थी जहाँ से जमाल उसे लेने के लिए पहुंच गया। दोनों ही भाग चुके थे। जब तक बारात आई तब तक वो लोग शहर जाने वाली बस में बैठ चुके थे। लेकिन जब बारात आने के बाद राबिया के कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दरवाजे पर बहुत बार दस्तक दी थी लेकिन किसी ने नहीं खोला। मजबूरन दरवाजे को धक्का मारकर खोला गया, तब वो कमरे में नहीं थी। बस एक ख़त लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा और मैं जमाल के साथ बहुत दूर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे बाप ने उसी से तय किया था। मैं जागीरदार के उताब का निशाना नहीं बन सकती और ये मेरा जायज़ हक है। ये खत पढ़कर दोनों मियाँ बीवी सर पकड़कर बैठ गए और रोने लगे। बात बाहर तक जा पहुंची थी। ये खबर जब हुसैन शाह और साजिद हुसैन तक पहुंची तो कयामत बर्पा हो गई थी,
क्योंकि वो برادری کے بڑے بڑے بزرگ کے ساتھ آئے تھے، دوسرے گاؤں سے بھی کافی زمیندار آئے تھے، اور ان سب کے سامنے ساجد حسین کو اپنی سب سے بڑی تسلیل لگی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، رابعہ کا ہاتھ پڑھ کر پھاڑ کر پھینک دیا، پھر کہنے لگا، زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے، یہ پاتال میں بھی ہوگی تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، اور جس دن یہ مجھے مل گئی اس دن اس کا وہ حشر کروں گا کہ گاؤں کی ہر لڑکی کانپے گی، لیکن میں خالی ہاتھ بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ تو یہ نہیں جانتا تھا کہ صفا کون ہے، کیسی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، بس اسے یہ پتا تھا کہ فیاض احمد کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس لیے اس نے پنچایت بٹھائی اور فیصلہ بھی اپنی مرضی سے کروایا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، اور اب وہ اپنی دلہن کو رخصت کروا کر لے کر ہی جانا چاہتا تھا۔ رابعہ بھاگ گئی ہے تو پھر فیاض احمد اپنی دوسری بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا، یہ ظلم کرتے صبا پر جیسے آسمان ٹوٹا تھا۔ وہ تو ویسے ہی بہت گھبراتی تھی، وہ بہت کم عمر تھی، ابھی تو اس نے 10ویں کے پیپرز دیے تھے اور بالکل بے قصور تھی، لیکن بہن نے جو کچھ کیا تھا اسے بدلے میں جانا پڑا، اور اب کمرے میں بیٹھی بری طرح سے خوف زدہ تھی کہ پتہ نہیں ساجد اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ساجد بھی بڑے جارحانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا تھا، کمرے کا دروازہ بھی بڑے زور سے بند کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہا تھا، اس کے قدموں کی آہٹ سے صبا کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا، صبا سمٹ سی گئی تھی۔ ساجد بڑے غضبناک لہجے سے بولا تھا، آج کی رات تمہارے ساتھ گزارنے کے بعد میں تمہیں کل صبح طلاق دے دوں گا، تاکہ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہو کہ بدنامی کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساجد نے بڑی بے دردی سے صبا کی چادر پیچھے ہٹائی تھی۔ بہن کی شادی تھی، اس لیے صبا نے پنک رنگ کی میکسی پہنی تھی، حالانکہ جانتی تھی بہن ناخوش ہے، لیکن یہ بھی پتہ تھا کہ وہ بے پردگی کرتی تھی، باز نہیں آتی تھی صبا کے کہنے پر، نہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر۔ صبا نے پنک رنگ کی میکسی پہنی تھی اور تیار بھی ہوئی تھی، رونے سے کاجل پھیل چکا تھا، لیکن یہ اس کے حسن کو دوبالا بھی کر چکا تھا۔ بڑے غصے سے ساجد نے پہلی نظر اس پر ڈالی، لیکن پھر نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ بہت کم عمر سی لڑکی تھی جو اس وقت ڈری سہمی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ خوف کے مارے صبا نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں، خوف کے مارے اس کے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ بڑی محویت سے ساجد حسین صبا کو دیکھ رہا تھا، جو کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی اور کم عمر بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساجد نے جب اس لڑکی کو کپ کپاتے اور زرد ہوتی رنگت کے ساتھ دیکھا تو اپنے غصے پر کنٹرول کر کے وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، چاہو جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ یہ سن کر صبا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اسے تو لگا تھا کہ آج پتہ نہیں وہ بدلے کے طور پر کس ظلم کا شکار ہوگی، لیکن ساجد نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید اس کی کم عمری پر رحم آ گیا، یا اس کی معصوم شکل دیکھ کر، یہ تو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک دم سے ہوا کیا۔ صبا جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور الماری میں رکھے ہوئے عام لباس کو جا کر پہن لیا۔ اپنی میکسی اس نے الماری میں رکھ دی تھی، تب تک ساجد بیڈ پر لیٹ چکا تھا، آنکھیں بھی بند کر چکا تھا۔ صبا نے آہستگی سے تکیہ اٹھایا، صوفے پر جا کر لیٹ گئی، لیکن دسمبر کا مہینہ تھا، سردی بہت زیادہ تھی اور کمبل ایک ہی تھا جسے ساجد لے کر سویا ہوا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے لیے اس سے کمبل یا کوئی کمفرٹر مانگ لیتی، اس لیے خاموشی سے صوفے پر لیٹ گئی، لیکن رات کو سردی کے مارے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر جاگتی رہی، جب کچھ نہ بن پڑی تو اپنی میکسی الماری سے نکال کر وہی اپنے اوپر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ساجد کی آنکھ کھلی۔ اس نے کروٹ بدلی تو آنکھیں کھول کر دیکھا صبا صوفے پر سو رہی تھی اور اپنے اوپر وہی میکسی لی ہوئی تھی، شاید سردی کی وجہ سے۔ یہ دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو دل میں خیال آیا کہ الماری کے تیسرے خانے میں رکھا ہوا کمبل اس پر ڈال دے، لیکن پھر رابعہ کا خیال آیا تو غصہ آنے لگا۔ یہ بھی اسی کی بہن ہے، پھر وہ اس پر کیوں رحم کھائے، جس کی بہن نے ساری برادری میں اس کی ناک کٹوا دی۔ اچھا ہے سردی سے کانپتی رہے۔ دوبارہ سے کمبل اوڑھ کر سو گیا۔ دوسری بار اس کی آنکھ کلام پاک کی تلاوت پر کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو صبا چائے نماز بچھائے آنکھیں بند کیے کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی۔ وہ کافی خوش الحانی سے پڑھ رہی تھی، اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ساجد جو بڑی توجہ اور بڑی دلچسپی سے وہ سن رہا تھا۔ جیسے ہی صبا نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کی، دعا مانگی تو جائے نماز سمیٹ کر کھڑی ہو گئی، لیکن سامنے بیڈ پر ٹیک لگائے اس نے جب ساجد کو دیکھا تو نظر جھکا گئی۔ ساجد کہنے لگا، تمہاری دعائیں تمہیں ذلت سے نہیں بچا سکتی، جو میں تمہیں دوں گا رات کو تو میں نے تمہیں بخش دیا تھا، لیکن ضروری نہیں میں تمہیں روزانہ بخشتا رہوں۔ مجھے ایک بار رابعہ کے ملنے کا انتظار ہے، اسے اس کی سزا دینے کے بعد تمہیں بھی طلاق دے دوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں بخش دوں گا اور میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، عزت دوں گا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔
इसीलिए ये वज़ीफ़े तुम्हारे काम नहीं आएँगे। तुम्हारे घर वाले नहीं बचाएँगे, तुम पर तलाक का दबाव नहीं मिटाएँगे। वो कहने लगी, अगर मेरे अल्लाह ने मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा है तो मैं रोक नहीं सकती। जिस तरह इस निकाह को रोक नहीं पाई क्योंकि अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में लिख दिया था। मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर सकती थी और ना ही आप कर पाए। जो होना था हो गया, क्योंकि मेरी किस्मत में आपको लिखा गया था। अगर मेरे अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो रिश्ता भी मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी, और अगर बदनामी ही मेरे नसीब में लिखी है तो मैं उसे रोक नहीं सकती। ये कहकर वो कमरे से बाहर जा चुकी थी और साजिद को हैरान कर चुकी थी। वो उस कम उम्र लड़की से इतनी बड़ी बात की उम्मीद नहीं रखता था। हवेली में सब खवातीन फजर के बाद ही उठ जाती थी और मुलाजिमीन भी, लेकिन मर्द हजरात अपनी मर्जी से उठने के मालिक थे। जब पीसान ने सफ़ा को सुबह सवेरे कमरे से बाहर देखा तो अपने पास बुला लिया। इस वक्त सिर्फ वही उठी हुई थी। नमाज पढ़कर कमरे से बाहर आई थी, सभा को उसके सोफे पर बैठा देखा, तब अपने पास बुला लिया। वो खामोशी से बिछान के पास आई और उन्हें सलाम किया। उस मासूम कम उम्र लड़की पर उन्हें बहुत प्यार आ रहा था। बिछान उसे अपने कमरे में ले गई और बेड पर बिठाया और कहने लगी, मैं जानती हूँ साजिद हुसैन गुस्से का बहुत तेज है, लेकिन वो भी बुरा नहीं है। उसने बेशक गुस्से और तैश में तुमसे निकाह किया, लेकिन मैं जानती हूँ आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा। सबा ने बीचान से कोई बात नहीं की कि साजिद का इरादा क्या है। वो तो उसे रखना ही नहीं चाहता। कुछ ही देर में बड़ी बेगम और छोटी बेगम भी जाग गई थी। जब सबा को बीचान के कमरे में देखा तो उससे कहने लगी, तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि बीजान नाश्ते के बाद आराम करेंगी। बीजान का नाश्ता बड़ी बेगम ने ही बनाया था। बीजान को नाश्ता करवाकर उसने दवा दी और बीजान सो गई। सबा कमरे से बाहर आ चुकी थी। बड़ी बेगम ने बड़े नागवार लहजे से उससे बात की और कहने लगी, तुम जैसे लोगों को मेरे बेटे ने इज्जत देना चाही थी। तुम क्या समझती हो कि मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी थी? वो जिस लड़की पर हाथ रखता उस घर में हम रिश्ता लेकर जाते, वहीं से हमें बड़ी इज्जत से रिश्ता मिल जाता। मेरे बेटे ने तो मोहब्बत में ज़ात बरादरी और हम लोगों को भी नहीं देखा, और तुम्हारी कमज़ोर बहन को पसंद कर लिया और बड़ी इज्जत से उससे शादी करना चाही, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं थी कि जागीरदार घराने की बहू बनती। सबा ने कहा कि रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं किए जाते। आपके शोहर और आपके देवर ने ज़बरदस्ती मेरी बहन का रिश्ता मेरे वालिद से तय करवा के गए थे। मेरी बहन की बचपन ही में मेरी खालाजाद के साथ बात तय थी, और मेरी बहन उसी से शादी के लिए रजामंद थी। वो बार-बार कहती रही कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, पर आपके शोहर और देवर ने मेरे बाप को धमकियाँ दी। ये सुनना था कि एक जोरदार थप्पड़ बड़ी बेगम ने सबा के मुंह पर मारा था। वो कहने लगी, कमज़फ हमारे आगे ज़ुबान चलाती है, तेज़ ज़ुबान खींच कर मुंह से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। तुम्हें मैं इस घर में कभी भी बहू की हैसियत से कबूल नहीं करूंगी। तुम एक ज़रख़रीद गुलाम की तरह यहाँ पर ज़िंदगी गुजारोगी, और मैं अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से करूंगी, और तुम्हारे सामने करूंगी। शबा कहने लगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप जहाँ चाहें अपने बेटे की शादी कर सकती हैं। बड़ी बेगम कहने लगी, जाओ किचन में, आज के बाद सारे मुलाजिमीन का खाना और घर के अफराद का खाना तुम अकेले पकाओगी, और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सबा खामोशी से किचन में चली गई, सबके लिए खाना बनाने लगी। पूरा दिन उसका किचन में गुजरा क्योंकि सारे काम उसी ने किए थे। बड़ी बेगम साजिद से भी कह चुकी थी कि ये लड़की तुम्हारी पसंद की नहीं है, ना ही तुम्हें इससे मोहब्बत है, इसलिए हम जैसा चाहें इसके साथ सलूक करें, और तुम दूसरी शादी भी ज़रूर करोगे, वो भी मेरी भतीजी के साथ। साजिद ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे तो सिर्फ राबिया की तलाश थी। अपने बहुत से मुलाजमीन को इसी काम पर लगा चुका था कि जहाँ राबिया और उसके शोहर को देखें, पकड़कर फ़ौरन से पहले उसे हवेली ले आए। सबा सारे काम खामोशी से करती थी, लेकिन जैसे ही अजान होती थी वो नमाज पढ़ने चली जाती, और बड़ी बेगम को इस बात पर भी एतराज़ था। वो कहती थी, पहले काम करो, नमाज बाद में पढ़ना। वो कहने लगी कि मेरा रब पहले है और दुनिया बाद में, नमाज नहीं छोड़ूंगी और दुनिया के काम के लिए अपनी नमाज कज़ा भी नहीं करूंगी। इस बात पर बड़ी बेगम ने उसे बहुत मारा था। कहने लगी, तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलती है। एक बार ये मंजर साजिद ने भी देख लिया कि उसकी माँ सबा को इस बात पर मार रही थी कि वो पहले नमाज पढ़ना चाहती थी और घर के काम बाद में करना चाहती थी। ये देखकर उसे कुछ अफसोस सा हुआ था। वो जानता था कि वो नमाज की पाबंद है, क्योंकि सुबह सुबह उसकी आंख सबा की कलाम पाक की तिलावत से ही खुलती थी। पहली बार आगे बढ़कर उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा था। वो कहने लगी, क्यों मार रही हो आप इसे, क्या किया है इसने? सबा के चेहरे पर 5 उंगलियां छपी हुई थी और वो रो रही थी। बड़ी बेगम कहने लगी, तुम कौन होते हो पूछने वाले, मेरा हाथ छोड़ो, ये बहुत जुबान दराज लड़की है। साजिद कहने लगा, मुझे पता है इसने क्या कहा, आपसे क्या गाली दी है, बदतमीजी की है, इसे मैं खुद मारूंगा, मुझे बताएं इसका कसूर क्या है।
बड़ी बेगम कहने लगी, कहती है पहले नमाज पढ़ूंगी फिर काम करूंगी, ये होती कौन है मेरा काम बाद में करने वाली। वो कहने लगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पहले नमाज पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है, और मेरे ख्याल से हम भी मुसलमान हैं, उसे वक़्त से नमाज पढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकते। आप कल को अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगी? ये सुनकर बड़ी बेगम चुप सी हो गई। फिर उसने सबा से कहा, जाकर नमाज पढ़ो, बाकी का काम बाद में कर लेना। वो फ़ौरन से उठकर लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चले गई, क्योंकि बड़ी बेगम ने अपने पाँव की जूती से उसके पैर को भी ज़ोर से दबाया था। फिर वो कराह कर रह गई थी। साजिद ने अपनी वालदा से कहा कि आज के बाद उसे नमाज के लिए मत रोकिएगा। पहली बार साजिद को लगा कि उसके दिल में सबा के लिए हमदर्दी का जज्बा झांका है। रात को जब वो सोफे पर जाकर सोने के लिए बैठी तो साजिद काफ़ी देर तक उसका चेहरा देखता रहा। उसकी रंगत पहले से बहुत ज़्यादा पीली पड़ चुकी थी, लेकिन आज तक उसने शिकवा नहीं किया था, कोई शिकायत भी नहीं की थी। साजिद की हर चीज़ का ख्याल रखती थी, उसके कपड़े उसे प्रेस मिलते थे, उसके जूते उससे हमेशा साफ करके खुद पहनाती थी, उसके सर पर इज्जत की पगड़ी भी रखती थी जो कि जागीरदारों की शान होती है। कभी शिकवा नहीं किया था, कोई शिकायत नहीं की थी। फिर कैसे मुमकिन था कि वो अपने दिल को सबा के लिए धड़कने से रोक सकता? सुबह जब उसे सबा की तिलावत की आवाज़ आई तो उठकर बैठ गया। पहली बार ऐसा हुआ कि वो वुज़ू करके आया था। जैसे ही सबा जाए नमाज़ उठाने लगी तो कहने लगा, पीछा रहने दो, मुझे नमाज़ पढ़नी है। साजिद को पता ही नहीं चला था कि कब आहिस्ता-आहिस्ता वो बदलने लगा था, नमाज़ भी पाबंदी से पढ़ने लगा था, और उसका ये बदलाव बीजान को बहुत अच्छा लगा था। वो खुद भी सबा की बहुत तारीफ़ करती थी। उन्हें वो बहुत अच्छी लगती थी, हर वक़्त सर पर दुपट्टा रखती थी, मुँह में कलाम पाक पढ़ती रहती और साथ-साथ घर के काम करती रहती थी। 2 माह गुज़र चुके थे, लेकिन अब साजिद का दिल मुकम्मल तौर पर सबा की तरफ माइल हो चुका था। इसलिए एक रात उसने उसे बड़ी इज़्ज़त से अपने बेड पर लिटाया था और बड़ी मुहब्बत से निकाह के पाकीज़ा रिश्ते को निभाया था। लेकिन अगली सुबह उसे पता चल गया कि जमाल और राबया शहर में रह रहे हैं। उनका पता लग चुका था और इस खबर ने पूरी हवेली में तहलका मचा दिया था। दोनों को पकड़ा जा चुका था और वो हवेली में ही लाए जा रहे थे। जब सबा ने हाथ जोड़कर मिन्नत की थी उसकी बहन को कुछ न कहा जाए, लेकिन साजिद चुप था। जैसे ही राबिया और जमाल को साजिद के पाँव में लाकर फेंका गया तो जमाल उसके सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, खुदा की कसम हमारा कोई कसूर नहीं, सिवाय इसके कि हमने अपना जायज़ हक इस्तेमाल किया है। साजिद ने जमाल का हाथ पकड़ा तो राबिया को लगा जैसे उसको जान से मार डालेगा, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने तुम दोनों को माफ़ किया, तुम लोग इसी गांव में रह सकते हो, मुझसे छिपने की ज़रूरत नहीं। सब लोग साजिद का फैसला सुनकर जितना भी हैरान होते उतना ही कम था। तो उसके बाद शाह हुसैन ने पूछा कि तुमने माफ़ क्यों किया है? वो कहने लगा, मेरी किस्मत में सबा थी बाबा जान, और पता नहीं मेरी कौन सी नेकी का सिला मुझे सबा की सूरत में मिला है, जिसकी हिदमत ने, मोहब्बत ने और दीनदारी ने मुझे बिल्कुल बदर कर रख दिया। मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी नफ़रत नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि रिश्ते जबरन मुसल्लत नहीं किए जाते, जो किस्मत में होता है वही हमारे लिए बेहतर होता है, और शफ़ा मेरे लिए हर लिहाज से बेहतर है। उम्मीद है कहानी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।